केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में भड़के उस जबरदस्त विद्रोह की। पीओके की इस बगावत ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर्स तक को हिलाकर रख दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और आटे दाल के लिए तरसती जनता जब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी तो पाकिस्तानी फौज ने निर्दोष लोगों पर सीधे गोलियां बरसा दी। रावलाकोट में एक जनाजे पर हुई फायरिंग में कई लोगों की मौत के बाद आवाम का सब्र पूरी तरह टूट गया है। लोग अब लाठी डंडों और हथियार लेकर सेना को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ रहे हैं। कठपुतली सरकार ने दमन करने के लिए इंटरनेट तक बंद कर दिया और भारी सुरक्षा तैनात कर दी है। लेकिन कैसे? लोग अब आर पार की जंग और आजादी का मन बना चुके हैं। इस खबर पर पूरी डिटेल हम आपको देंगे। दूसरी खबर ट्विशा केस से जुड़ी है। ट्विशा शर्मा की मौत मामले में जो आरोपी सलाखों के पीछे सजा काटने गए थे, उन्हें जेल के अंदर 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं दी जा रही थी। रसूखदार सास गिरिबाला और पति समर्थ सिंह को आम कैदियों से दूर ऐशो आराम के लिए सीधे अस्पताल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही रिपब्लिक भारत ने इस वीआईपी आवभगत का भांडाफोड़ किया, प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डिप्टी जेलर जया यादव को कुर्सी से हटा दिया गया और दोनों आरोपियों को सामान्य बैरक में डाल दिया गया है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस मौत का सच तलाशने में लगी है, दूसरी तरफ जेल के अंदर ही आरोपियों को बचाने का ये खेल चल रहा था। क्या कार्रवाई हुई है, इस पर भी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात पीओके से उठे जन आक्रोश की करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत पीओके से उठी उस बगावत के साथ जिसने मुनीर शहबाज को बुरी तरह फंसा दिया है। और पीओके में अब पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया है। आसिफ मुनीर ने जिस आवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला, जिस सरजमीन को बेगुनाहों के खून से लाल किया, आज उसी मिट्टी से मौत का वो बवंडर उठा है जो मुनीर और शहबाज की हुकूमत को तख्तो-ताज समेत जिंदा दफन करने पर आमादा है। हुआ क्या, हम आपको बताते हैं तस्वीरों के जरिए। पीओके में कैसे मुनीर के खिलाफत के लिए लोग सड़कों पर आ गए। आप इस तस्वीर में देखिए, लोगों का ये गुस्सा यूं ही नहीं फूटा है। ये मुनीर के नरसंहार का नतीजा है जिसके विरोध में लोग अब आर पार के मूड में आ गए हैं। ये पीओके की तस्वीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वहां किस तरह की हालत है आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और जानते हैं जुल्म की हद तब पार हुई जब आवाम का सब्र ही टूट गया। शहबाज मुनीर की दमनकारी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लोग अपने घरों से अब निकल पड़े हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों को, हाथों में लाठी और डंडे, बंदूकें थामे ये लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानी फौज के हर अत्याचार और दमन का अंत करने के लिए ये आगे बढ़ चुके हैं। आपको तस्वीरों में भारी संख्या में मौजूद लोगों को ये विरोध दिखाई दे रहा होगा और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा है लोगों के मन में। क्या वजह है इस गुस्से की, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले हम आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता की आवाज है अब, और वो सड़कों से अब इन हुक्मरानों को हटाने की आवाज लगा रहे हैं। और पीओके में किन किन जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ, मुनीर शहबाज के खिलाफ गुस्सा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। जानकारी आपके सामने रखते हैं। कहां स्थिति पीओके में इस वक्त ऐसी है जहां जनता अब प्रतिशोध लेने के मूड में आ चुकी है। सबसे पहले समझिए मुजफ्फराबाद की हालत ऐसी है, वहां पर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। इसके अलावा हटियावाला में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा नीलम वैली में भी विरोध तेज हो चुका है। वहीं कोटली में आवाज बुलंद हो रही है लोगों की। वहीं मीरपुर में भी अब लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इन लोगों से
कहीं ना कहीं अब आजादी चाहिए। भिंबर में विरोध प्रदर्शन तेज है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी एक पुंछ है जहां पर विरोध हो रहा है। हवेली इलाके में विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं बाग में भी लोगों ने आवाज बुलंद कर दी है। सुधनोती में भी लोग एकजुट होकर इन पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और सीधा सीधा विरोध दिखा रहे हैं। अब आपको मुनीर की क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो सबूत सामने आ रहे हैं। आपको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं कैसे पीओके की सड़कों पर बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। आप इस तस्वीर में देखिए, पहले पिटाई की गई, फिर उसे सरेराह पाकिस्तानी फौज ने गोलियों से भून दिया है। ये जो तस्वीर है, ये बर्बरतापूर्ण जो रवैया अपनाया जा रहा है उसकी तस्वीर है। तो ये तस्वीर आप कैसे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको गोलियां बरसाई जा रही हैं, धड़ाधड़ गोलियां बरसाई जा रही है, और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इतना खूनी बवाल पीओके में मचा क्यों है। चलिए आपको उसकी पूरी डिटेल्स दे देते हैं। तस्वीर तो हमने आपको दिखाई दी, बताते हैं क्या चल रहा है। पीओके में मुनीर का दरअसल पॉलिटिक्स वाला नंबर गेम चल रहा है। 12 सीटों को लेकर यह खूनी खेल खेला जा रहा है। कुल सीटें यहाँ पर 53 हैं, सामान्य सीटें 45+ हैं और आरक्षित सीटें 8 हैं। 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित है और इन्हीं सीटों को लेकर 12 सीटों को लेकर यह खूनी खेल चल रहा है। विधानसभा की 12 सीटों को लेकर बवाल बढ़ गया है। इन सीटों की वजह से स्थानीय प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। जेएएसी ने यह कहा। पीओके में 27 जुलाई को चुनाव होने हैं। 2021 में इमरान खान की पार्टी ने 42 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इमरान खान के पद से हटने के बाद पीओके में बवाल बढ़ गया। फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज राठौर के हाथ में यहां कमान है। जेएएसी लगातार आंदोलन कर रही है। पाकिस्तानी सेना दमन करने पर उतारू है, ये आवाज अब यहां से बुलंद की जा रही है। तो सालों का गुस्सा अब बारूद बनकर कैसे फूट रहा है, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, लोग कैसे बाइक से अपने अपने घरों से निकल गए हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। मतलब मुनीर के हर अत्याचार का जवाब देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं। आप देखिए, बड़े पैमाने पर लोग बाइकों से निकले हुए हैं और विरोध करने के लिए, एक तरह से बिगुल फूंकने के लिए निकले हुए हैं। देखिए, मुनीर फौज का ये प्रदर्शनकारी क्या हाल कर रहे हैं, अब आपको उसकी भी हम तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ की आवाम उन्हें भगा भगा कर खदेड़ रही है। आप ये देखिए, जब फौज पहुंचती है इन प्रदर्शनकारियों के बीच तो यहाँ की आवाम कैसे उनका हिसाब करती है, उसकी तस्वीर यहाँ देख लीजिए। दौड़ा दौड़ा कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। ये देखिए, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो बैक होकर जा रही है, इसे ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग भगा रहे हैं। ये देखिए, बड़ी संख्या में लोग खदेड़ रहे हैं और इन गाड़ियों में पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं जो कभी फायर कर दे रहे हैं, कभी नियंत्रण में करने के लिए सोच नहीं रहे। कितने लोग हैं, 400 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में अब लोग भी आर पार के मूड में आ गए। बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर इन पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। लेकिन कब्जे वाले पाकिस्तान में लोग इतना भड़क क्यों गए, अब लोगों की मांग क्या है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बताते हैं किन मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है। पीओके में गुस्सा क्यों है ये जान लीजिए। महंगी बिजली है, महंगा आटा है, राशन और बेरोजगारी की समस्या है। विकास वहां पहुंचा ही नहीं, विकास की कमी है। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार पर भेदभाव के भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनके विकास के लिए सोचा ही नहीं जाता। आरोप यही है। स्थानीय संसाधनों के शोषण का भी आरोप है कि पीओके में जो संसाधन है उनका भी शोषण किया जा रहा है और उनसे जो कमाई हो रही है वो भी पीओके के लोगों को नहीं दी जा रही है। लेकिन पीओके के लोगों की मांग क्या है, किन मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो जानकारी भी हम आपको देते हैं। आजादी की मांग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का जो आधिपत्य है उस इलाके में उससे नाराज है, आजादी की मांग कर रहे हैं। सस्ती बिजली, सस्ता आटा, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नेताओं और ऑफिसर्स की जो वीआईपी सुविधाएं हैं वो खत्म करने की
की मांग कर रहे हैं। बाहरी लोगों का दखल खत्म हो, ये कह रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये लोग, बाहरी लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं उनका दखल खत्म हो, स्थानीय लोगों को ज्यादा अधिकार मिले और प्रशासनिक सुधार यहां पर किए जाएं। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अब सीधे सीधे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुनीर और शाहबाज की इस क्रूरता पर पाकिस्तानी वहां जो फंस गए हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग फंसे हुए हैं, उनका क्या कहना है, उन्हें सुनिए। जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर CMH तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। इतलात ये हैं कि लोगों को, जो लोग जख्मी हैं, जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। ये बेसिकली एनफ इज एनफ की तरफ मामला पहुंच चुका है। रावलाकोट इस वक्त मकतलगाह बन चुका है। सैकड़ों लोगों को डायरेक्ट फायर करके गोलियां मार के शहीद किया जा चुका है। SSG के कमांडोज जो है उन्होंने लोगों के घरों की छतों पर पोजीशन संभाली हुई है। अभी बहुत सारे ऐसे मनाजिर आ रहे हैं जो बड़े हौलनाक हैं और इतने हौलनाक मनाजिर हैं और ऐसी ऑडियोज हैं और इस तरह की वीडियोज आ रही हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। उन्होंने एक वर्दी और बंदूक चौक में लटकाई है और कहा है कि ये वो पाकिस्तानी एहलकार है जो उनके कब्जे में है और उसकी यूनिफॉर्म और जो उसकी बंदूक है वो लोगों को दिखा रहे हैं। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं वहां पर फंसे लोग। देखिए, POK में हो रहा विद्रोह कुछ नया नहीं है। यहाँ ऐसे हंगामे कई बार हो चुके हैं क्योंकि यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने जबरन इस इलाके को हथिया लिया, भारत तो कहता ही रहा है कि हमारा इलाका हमें वापस करो, और लोग भी अब यही कह रहे हैं। आपको पूरी टाइमलाइन बता देते कि कब कब इस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आती रही हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 2023 में क्या हुआ, बिजली बिलों के खिलाफ आंदोलन वहां पर शुरू हुआ। व्यापारी, छात्र और वकील एक मंच पर आ गए और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ऐसे में उभार हुआ जो अभी भी विरोध दर्ज करा रही है। 2024 में बड़े पैमाने पर हड़ताल और लॉन्ग मार्च हुआ। पुलिस प्रदर्शनकारियों के टकराव की तस्वीरें आई और कई लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए। पाकिस्तानी सरकार को सब्सिडी देने पर उस दौरान मजबूर होना पड़ा। 2025 में भी ऐसी तस्वीरें आई जहां फिर से आंदोलन भड़का, सरकार पर वादा न निभाने का आरोप लगा, इंटरनेट बंद किया गया, भारी सुरक्षा तैनात की गई। नए समझौतों के बाद आखिरकार आंदोलन तब शांत हुआ था और अब जब हम 2026 में ये खबर आपको दिखा रहे हैं तो एक बार फिर विरोध तेज हो गया है। POK की सड़कें विरोध के स्वर यहां पर देख रही हैं क्योंकि आवाम पर मुनीर की फौज लगातार कहर बरपा रही है। कैसे हक के लिए आवाज उठाने पर सीधे गोलियां बरसाई जा रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए, आटे, बिजली और बुनियादी अधिकारियों के लिए सड़क पर उतरे बेकसूर लोगों को पाकिस्तानी हुकूमत गोलियों से कैसे चुप करा रही है, आपको इस तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। और खुलेआम आम लोगों पर ये गोलियां बरसाई जा रही हैं। आप सोचिए कैसे दमन करने पर उतारी हुए मुनीर की ये फौज इन लोगों का जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। धनाधन आम लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। POK की सड़कों से उठा ये विरोध अब पाकिस्तान के सिंहासन पर बैठे हुक्मरानों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। POK की सड़कें इस वक्त आक्रोश की आग में सुलग रही। दशकों का गुस्सा अब लावा बनकर फूट पड़ा है। पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर आज पूरा POK थम गया। लेकिन इस शांतिपूर्ण आंदोलन का जवाब पाकिस्तानी हुकूमत ने गोलियों से दिया है। फायरिंग की घटना हुई। रावलकोट में एक जनाजे में भारी हंगामा हुआ। बेकसूर लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने सीधे गोलियां चलाई हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। हिंसक कार्रवाई में कई जाने गई हैं। JAAC का आरोप है कि पाकिस्तानी सैनिक आवाम को निशाना बना रहे हैं। ये दर्द सिर्फ आज का नहीं है। गिलगिट बल्टिस्तान और POK के लोग सालों से इस नरक को जी रहे हैं।
पाकिस्तानी सेना यहाँ के स्थानीय युवाओं को अगवा करती है और फिर इन युवाओं की सीधे लाशें मिलती हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी होती है। पाकिस्तानी सेना यहाँ के लोगों को ऐसे टॉर्चर करती है कि वो सभ्य समाज में ना तो सुना जा सकता है, ना ही टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। बुनियादी अधिकारों, बिजली, आटे दाल के लिए तरसती जनता जब हक मांगती है तो इस्लामाबाद से सिर्फ मौत का फरमान आता है। 7 जून को कब्जे वाले पीओके में चुनाव कराए गए। गिलगिट बल्टिस्तान में जबरन वोट दिलवाए गए। स्थानीय जनता ने इस चुनावी ड्रामे का बहिष्कार किया। चुनाव की ठीक बाद तनाव को और हवा दी गई ताकि जनता की आवाज को दबाया जा सके। 7 जून को गिलगिट बल्टिस्तान में कराए गए चुनाव के तुरंत बाद भड़की ये हिंसा साबित करती है कि पाकिस्तान की सेना वहां लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही का खूनी खेल खेल रही है। रावलकोट में जनाजे पर गोलियां चलाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी हुकूमत अब पूरी तरह बौखला चुकी है। 27 लोगों की मौत ने पीओके की आग में घी का काम किया है और अब ये आग बुझने वाली नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक पीओके के लोग इस क्रूर नरसंहार को झेलते रहेंगे? आखिर कब थमेगा पाकिस्तानी सेना का ये खूनी खेल? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन पीओके की कहानी शुरू कैसे हुई? चलिए आपको इस पर भी पूरी डिटेल्स दे देते हैं। थोड़ा पीछे लेकर शुरू चलते हैं आपको। 22 अक्टूबर 1947 की वो तारीख जब कबायली हमलावर कश्मीर में घुसते हैं। 23 अक्टूबर 1947 में मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों पर कब्जा शुरू हो जाता है और 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने तब भारत से मदद मांगी। 25 अक्टूबर 1947 में भारत ने विलय की शर्त रखी और 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंचती 1947 में एयरफील्ड और शहर की सुरक्षा संभाल लेती है। बारामूला तक पहुंचे हमलावर श्रीनगर नहीं ले पाए। 1947 से 48 का युद्ध जब हुआ, पाकिस्तान ने पहले कबायली भेजे, बाद में पाकिस्तानी सेना भी युद्ध में उतरी। भारत ने श्रीनगर और घाटी को सुरक्षित किया। कई महीनों तक लड़ाई जारी रही। 1 जनवरी 1948 को भारत संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। यूएन ने युद्ध रोकने की अपील की। पाकिस्तान से सैनिक हटाने को कहा गया उस दौरान। फिर 1 जनवरी 1949 में सीज फायर लागू हुआ। पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा पीओके कहलाया, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मुजफ्फराबाद और गिलगिट बल्टिस्तान पाकिस्तान के पास रहे, बाकी जम्मू कश्मीर भारत के नियंत्रण में रहा। बाद में यही रेखा एलओसी बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। नतीजा क्या हुआ? जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गए। एक भारत के पास रहा, दूसरा पाकिस्तान ने कब्जे में रखा हुआ है और कब्जे वाला पीओके पाकिस्तान से अब आजादी की मांग कर रहा है और अलग अलग मौकों पर मांग करता रहा है, क्योंकि वहां पर कब्जा तो कर लिया लेकिन लोगों की जो जीवन जीने की व्यवस्थाएं हैं उसे पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया है। और ऐसे में लोग अब कह रहे हैं कि उन्हें भारत में शामिल होना है, भारत वापस आना है, कब्जा हटाने की मांग हो रही है। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ भड़क रही ये आग सिर्फ उसी मुल्क तक सीमित नहीं है, लंदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, लोग मुनीर के नरसंहार का विरोध करने लंदन में कैसे पहुंचे आप देखिए। भारी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे आवाज बुलंद की। जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यह घटना हुई है, कैसे नारेबाजी हुई है देखिए। तो सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं इनकलाब आएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किन बदतर हालातों में लोगों को जीने को मजबूर किया जा रहा है वहां पर, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। पीओजेके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आजादी और हक की ये वो आवाजें हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक को हिलाकर रख दिया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले एक बार फिर पाकिस्तान विरोधी आंदोलन चरम पर है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक चप्पे चप्पे पर भारी तनाव है। 38 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाम सड़कों पर है। आरोप सीधा है, पाकिस्तान सरकार ने लूट मचा रखी है। पीओजेके के प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ की आवाम को मिल रही है महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली। हक़ मलकियत हक़ हुक्मरानी नहीं दे सकते तो मार दो आजाद कश्मीर पे, खत्म कर दो एक ही बार। तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख ले।
तुम्हारा बयान यहाँ कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो। तो लाओ एक आइटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक के मलकियत, हक की आज़ादी, हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जमीन पर हालात कितने खौफनाक हो चुके हैं इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये तस्वीरें मुनीर की क्रूरता की कहानी को बयां कर रही हैं। खुद के खिलाफ भड़के विद्रोह को कम करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने पुलिस और सुरक्षा बलों को खुला छोड़ दिया है ताकि वो यहाँ की आवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह अपने पैरों तले रौंद सके। लेकिन इस बार आवाम ने आर पार का मोर्चा खोल दिया है। कोई तो हम मजलूम कश्मीरियों की भी आवाज सुने। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या जब हम ऐसे ही अपने बुनियादी हकूक लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो हमें शहीद कर दिया जाएगा? पुंछ विच रावलाकोट ने अंदर जड़ी इस पाकिस्तानी नापाक फौज ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ कश्मीर ने अंदर दाखिल हुए और उन्होंने लोगों पर बर्बरियत की है, जुल्म किया नियते लोगों की। रावलाकोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर CMH तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है कि इस वक्त बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह डी चौक के अंदर किया गया था और मरीद के अंदर किया गया था। और अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट मुझे बताई गई है कि हमारे लोगों की डेड बॉडीज को गायब किया जा रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि खुद पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग को भी सामने आना पड़ा। आयोग ने इस बर्बर हिंसा पर गहरी चिंता जताई और सरकार से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन जमीन पर संयम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दमन दिखाई दे रहा है। POJK में लगी ये आग अब सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के खिलाफ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोर्चा खोल दिया गया है। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर कश्मीरी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लंदन में कठपुतली सरकार और मुनीर फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। चौतरफा गिरी शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए POJK का ये जनाक्रोश गले की हड्डी बन चुका है। एक तरफ घर के भीतर बगावत की मशाल जल रही है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान मानवाधिकार के हनन को लेकर बेनकाब हो रहा है। अब देखना यही होगा कि चौतरफा दबाव के बीच क्या कंगाल पाकिस्तान प्रदर्शनकारियों की मांगे मानता है या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन पाकिस्तान के वजूद के लिए एक नया संकट खड़ा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक तस्वीर आपको चलते चलते जरूरी है दिखाना, क्योंकि ऐसा लगता है कि 1971 के बाद अब पाकिस्तान के और टुकड़े होने वाले। और क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो जरूरी ये हो जाता है समझना कि यहाँ पर अब लोग आर पार के मूड में आ चुके हैं। ये मुजफ्फराबाद में देखिए कैसे बेकाबू हालात है। तो POK में आप अलग अलग जगहों पर कहें तो अब ये मांग तेज हो गई है कि पाकिस्तान से वहाँ के लोगों को छुटकारा चाहिए, हिंदुस्तान का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, ये कब्जा हटाने की मांग हो रही है। की जंग जैसी तस्वीरें लग रही हैं और पाकिस्तानी सैनिक खुलकर यहां पर गोलियां बरसा रहे हैं। तो जहां पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज के खिलाफ ऐलाने जंग हो गया है, वहीं भारत ने भी आतंकिस्तान को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर सरहद पार भी खलबली मची हुई है पाकिस्तान में, और बाकी जो दुश्मन देश हैं उनकी भी नींद उड़ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। मुनीर शहबाज की हालत खराब हो गई है, वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल डिफेंस संस्था सिप्री की ताजा रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए, यानी मिसाइल्स पर इन्हें लोड कर दिया गया है। और ये दशकों से चली आ रही उस नीति से एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें आप देख रहे हैं, जिसके तहत परमाणु हथियारों और उन्हें पहुंचाने वाले सिस्टम को अलग अलग जगहों पर रखा जाता था, लेकिन इस बार 12 परमाणु हथियारों को कहा जा रहा है कि लोड किया गया है। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, चलिए आपको इस पर पूरी डिटेल्स दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। आपको बताएं कि इस खबर के बाद जो आसपास के देश है, खासतौर से जो दुश्मन देश हैं, उनके तो होश फाख्ता हो गए। भारत के परमाणु हथियार अब 180 से बढ़कर 190 हो गए। पहली बार 12 परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी गई है। 2025 में भारत ने कोई हथियार तैनात नहीं किया था। 2026 में 12 परमाणु हथियारों की तैनाती दर्ज की गई है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार बताए गए।
भारत आधिकारिक तौर पर संख्या सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन सिपरी के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं और दक्षिण एशिया में भारत की बढ़त बढ़ गई है। पाकिस्तान के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है। किसी भी हिमाकत की कीमत भारी होगी। भारत की जवाबी क्षमता का बड़ा संदेश है कि अब तो तैनाती हो चुकी है। तनाव की स्थिति में भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। परमाणु ताकत दुश्मन को रोकने का हथियार है और भारत हर जवाब के लिए तैयार है। ये जो हमारी पोजीशनिंग है, अग्रेसिव पोजीशनिंग, यही बताती है। सिपरी एयरबुक 2026 के अनुसार दुनिया एक नए परमाणु प्रतियोगिता के दौर में पहुंच रही है। अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत समेत सभी परमाणु संपन्न देश अपने हथियारों और डिलीवरी सिस्टम को तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं और इसमें भारत भी पीछे नहीं है। ये जानकारी हमें ये बताती है। 2026 की शुरुआत में दुनिया के 9 देश की अगर हम बात करें, अलग अलग देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 9,775 परमाणु हथियार सेना के भंडार गृह में हैं, जो इस्तेमाल के लिए तैयार है। चलिए इस पर आपको थोड़ी जानकारी डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। यूएस के पास देखिए, अगर हम आपको बताएं 1770 परमाणु हथियार हैं। कुल हथियार 5,042 बताए जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएं परमाणु हथियार एक ही काफी होता है। अगर एक का इस्तेमाल हो जाए तो कुछ बचता नहीं है, तो एक ही काफी है, लेकिन संख्या हम आपको बता रहे हैं। रशिया ने 1796 तैनात कर रखे, लेकिन कुल 5,220 परमाणु हथियार हैं उनके पास। चीन ने भी 34 तैनात कर रखे हैं। कुल हथियार 620 बताए जाते हैं उनके पास। भारत ने अब ये खबर पर्सपेक्टिव बदलने वाली, भारत ने आज तक तैनात नहीं किए थे परमाणु हथियार, लेकिन अब 12 परमाणु हथियार डिप्लॉय कर दिए गए हैं। कुल हथियार 190 हैं, संख्या भी बढ़ गई है और यही खबर होश उड़ा रही है आसपास के दुश्मन देशों को। पाकिस्तान की बात करें तो तैनाती शून्य है, 170 कुल हथियार हैं उनके पास, इसमें वो पीछे भी हैं। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि हम बहुत अग्रेसिवली अब आगे बढ़ रहे हैं, अग्रेसिव मोड में आ गया है भारत। और ये बहुत बड़ी जानकारी उन देशों के लिए जो सोचते हैं कि भारत नीतियों के हिसाब से चलता है, लेकिन अब भारत बदला हुआ भारत है। ये खबर यही बताती है और अलार्मिंग मोड में भी ला रही है बाकी देशों को। लेकिन अब आपको बताएं कि ट्विशा केस की बात अब करने जा रहे हैं, क्योंकि मौत की ये जो गुत्थी है ये सुलझी नहीं है अभी तक। लेकिन इसको सुलझाने के लिए क्या क्या हुआ है और क्या नई खबर आई है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। ट्विशा केस की बात करेंगे, क्योंकि मौत की वो खौफनाक रात और इंसाफ के इंतजार में कई दिन बीतते जा रहे हैं दिन। ट्विशा की मौत हुए हफ्तों गुजर चुके हैं। आरोपी सलाखों के पीछे और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्विशा को कभी इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि इस केस की शुरुआत में ही पुलिस ने वो गलतियां कर दी जिसने पूरी जांच को कमजोर कर दिया। और अब सलाखों के पीछे बंद गिरिबाला को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट ने इस पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। सवाल बड़ा यही है कि क्या गिरिबाला को बचाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि कई मौकों पर शुरुआत में भी हमने देखा और अब जो तस्वीर आई है, जो खबर आई है, वो ऐसी ही है। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत मामले में आरोपी सास गिरिबाला और पति समर्थ सिंह को भोपाल सेंट्रल जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। रिपब्लिक भारत ने ये जब खबर उठाई है, तब जाकर जेल प्रबंधन हरकत में आया मजबूरन, क्योंकि हमने ये खबर दिखाई। डिप्टी जेलर जया यादव को पद से अब हटा दिया गया है, लेकिन कब? जब रिपब्लिक भारत ने यह खबर दिखाई, सवाल उठाए। गिरिबाला की वीआईपी ट्रीटमेंट का खेल खत्म कैसे हुआ, चलिए इस पर आपको पूरी डिटेल्स दे देते हैं, बताते हैं कि कैसे ये पूरा खुलासा हुआ कि वीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर मिल रहा था। जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। देखिए, डीआईजी संजय पांडे ने जेल का औचक निरीक्षण किया जब हमने खबरें दिखाई। निरीक्षण के बाद गोपनीय रिपोर्ट सौंपी गई और रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। गिरिबाला सिंह को अस्पताल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, हॉस्पिटल में। उनके बेटे समर्थ सिंह को भी विशेष सुविधाएं जेल के अंदर मिल रही थी। नियमों से हटकर सुविधाएं देने का आरोप लगा, जांच में भी ये सामने आया। डिप्टी जेलर जय यादव को उसके बाद हटाया गया। जेल प्रशासन अलर्ट मोड में आया। गिरिबाला सिंह की सुरक्षा बढ़ा भी दी गई और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने के साथ साथ इन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ा दी गई। 29 दोषी कैदी उसी जेल में बंद है। इन कैदियों को गिरिबाला सिंह ने सजा सुनाई थी। ऐसे में सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन सतर्क भी है और कार्रवाई के बाद हॉस्पिटल से नॉर्मल जेल में शिफ्ट किया गया। वहीं ट्विशा के परिवार के वकील अंकुर पांडे लगातार गिरिबाला और समर्थ पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्हें सुनिए। इसके बाद क्राइम सीन सिक्योर नहीं था, जिसका एग्जाम्पल है कि लिगेचर किसने आपको आइडेंटिफाई कराया। तो बिना सस्पेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के कैसे उसने लिगेचर को सीज कर लिया, और उसी दिन पोस्टमार्टम होना था।
सुबह आप 9 एफएसएल की टीम आनी थी जो लगभग 12-1 बजे के आसपास आई, तो लिगेचर आप जब सुबह ही ले गए तो एफएसएल ने क्या एग्जामिन करा? फिर आपने जानबूझ के डेलिबरेटली इसको एम्स में नहीं भेजा। फिर उसके बाद सेकेंड पीएम हुआ, स्टेट का कंसेंट था, सबको पता था सेकेंड पीएम कंडक्ट होने वाला है, दिल्ली से टीम आ गई, लेकिन आपने लिगेचर एमपी के सागर में बोल दिया। सागर एफएसएल में आप 150-200 किलोमीटर सेकेंड पीएम के लिए वो लिगेचर नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंसिडेंट जो नेक्सस शुरू से विक्टिम का परिवार बता रहा था, वो नेक्सस क्लियरली स्टैब्लिश होता है। और देखिए, इस पूरे मामले में बहुत लेवल्स पर लापरवाही देखी गई। जब जांच का ये पूरा खेल शुरू हुआ तो 3 दिन तो एफआईआर दर्ज करने में लग गए, क्योंकि पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज कर रही थी पीड़ित परिवार, क्योंकि उसके बाद जो लिगेचर मार्क्स थे, जो बेल्ट थी जिसके जरिए हैंग किया था ट्विशा ने खुद को, वो बेल्ट बहुत दिन तक पुलिस के मालखाने में भी रही, और उसके बाद जब दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया तब भी ये बेल्ट नहीं दी गई। तो बहुत लेवल्स पर यहाँ फाउल प्ले देखा गया है। और उसके बाद अब जेल में भी सुविधा मिल रही थी। जेल की सलाखों के पीछे कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जब बात रसूखदारों की आए तो नियम कायदे हवा हो जाते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले के आरोपियों को जेल में वो आराम मिल रहा था जो आम कैदियों के नसीब में भी नहीं होता, लेकिन जैसे इस वीआईपी ट्रीटमेंट की परतें खुली, जेल महकमे में हड़कंप मचा। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी देखिए। जेल की सलाखों के पीछे भी वीआईपी इंतजाम। कानून को ठेंगा दिखाते ये वो चेहरे हैं जो जेल में बंद तो हैं, लेकिन इनके ठाठ किसी रसूखदार जैसे हैं। ट्विशा शर्मा केस में जब विशेष सुविधाओं का ये खेल बेपर्दा हुआ तो जेल प्रशासन को आनन फानन में एक्शन लेना पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया था। इस मामले में आरोपी हैं ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह। आरोप लगे कि भोपाल सेंट्रल जेल में इन दोनों को पलकों पर बिठाकर रखा जा रहा था। मामला जैसे ही सुर्खियों में आया, जेल प्रशासन की नींद उड़ गई। समर्थ और गिरिबाला सिंह को जेल के अस्पताल वार्ड में रखा गया था। रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद सामान्य बैरक में किया गया शिफ्ट। बीमारी के बहाने वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप। जानकारी के मुताबिक जेल में एंट्री होते ही समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह को भोपाल सेंट्रल जेल के अस्पताल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो आम कैदियों की मुश्किलों से बच सकें। लेकिन जब इस खास मेहरबानी पर बवाल बढ़ा तो दोनों को अस्पताल वार्ड से खदेड़कर सामान्य बैरक में डाल दिया गया। बात सिर्फ बैरक बदलने तक नहीं रुकी, इस मामले में बड़ी प्रशासनिक गाजगिरी है। डिप्टी जेलर जया यादव को पद से हटाया गया। गिरिबाला सिंह की बैरक की सुरक्षा प्रभारी थी जया यादव। दरअसल ये पूरा खेल जेल डीआईजी संजय पांडे के एक औचक निरीक्षण के बाद हुआ, जिसके बाद जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जेल में अतिरिक्त प्रहरियों की तैनाती की गई, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई। इस बीच ट्विशा शर्मा की मौत का सच उगलवाने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई दिन रात एक कर रही है। घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है सीबीआई। इसी हफ्ते सामने आ सकती है फाइनल रिक्रिएशन रिपोर्ट। रिपोर्ट में साफ होगा कि ट्विशा की मौत का असली सच क्या है, और पूरा देश जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ट्विशा शर्मा की मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। अब देखना होगा कि सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट इस मिस्ट्री से कब पर्दा उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर रहे हैं। आज 9 जून 2026 का ये दिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। सालों की कड़ी मेहनत और आधुनिक इंजीनियरिंग के दम पर देश ने जोजिला टनल के रूप में वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन लगता था। अब कश्मीर से लद्दाख का सफर सिर्फ चंद मिनटों का रह जाएगा। भारी बर्फबारी भी अब सेना के कदमों को और देश की तरक्की को नहीं रोक पाएगी। ये टनल नए भारत की अटूट ताकत की मिसाल है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग पहुंचकर एक बटन से जोजिला सुरंग के दोनों छोरों को आपस में उन्होंने मिलाया। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। ये 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग दशकों पुराने एक सपने का पूरा होने जैसा है। ये एशिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल सड़क सुरंग बनने जा रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये धमाका करके इसे जोड़ दिया गया। लेकिन इसे एशिया की सबसे लंबी सुरंग क्यों कहा जा रहा है, इसकी खासियत क्या है और इसका बनना क्यों जरूरी था, आपके तमाम सवालों का जवाब हम दे देते हैं, क्योंकि ये जोजिला सुरंग अपने आप में बहुत खास है। खासियत क्या है इसकी, सबसे पहले जान लीजिए। श्रीनगर लेह हाईवे पर बनी है, सोनमर्ग और मीनामर्ग को जोड़ेगी। मुख्य सुरंग की लंबाई 14.15 किलोमीटर है। 14.15 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल भी तैयार है। कुल 28 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई हुई है। समुद्र तल से 11,575 फीट की ऊंचाई पर है। ये जोजिला दर्रे के नीचे बनाई गई है। एशिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब सड़क सुरंग है। एक ही टनल में दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा। हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज बनाए गए हैं। आपात स्थिति में एस्केप टनल मदद करेगी। लेकिन क्यों जरूरी थी ये जोजिला सुरंग, ये भी जान लीजिए।
सर्दियों में जो दर्रा है वो बंद हो जाता है। भारी बर्फबारी से लद्दाख पूरी तरह से कट जाता था। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता था। सेना की सप्लाई इससे प्रभावित होती थी। राशन, दवा, ईंधन पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। हवाई मार्ग पर निर्भरता बढ़ जाती थी। लेकिन अब इसके आने से आसानी होगी। क्या क्या बदलेगा आप ये भी जान लीजिए। 40 किलोमीटर का कठिन पहाड़ी रास्ता खत्म हो जाएगा। 3 से 4 घंटे का सफर महज 15 मिनट में सिमट जाएगा। साल भर सड़क संपर्क बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भारी बर्फबारी हो गई तो आवाजाही बंद हो गई। बर्फबारी में भी आवाजाही जारी रहेगी। श्रीनगर लेह कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सेना की लॉजिस्टिक्स को बड़ी मजबूती मिलेगी और लद्दाख की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा। पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। चीन और पाकिस्तान सीमा पर रणनीतिक बढ़त मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होगी। ये सुरंग आपको हम बताएं कि सिर्फ आम जनता के लिए नहीं, भारतीय सेना के लिए भी गेम चेंजर साबित होगी। जोजिला टनल सेना को लद्दाख और सियाचिन तक हर मौसम में टैंक, तोपे, भारी हथियार तेजी से पहुंचाने की ताकत देती है और यही इसकी ताकत मानी जा रही। कैसे भारतीय सेना को इससे मजबूती मिलेगी, आपको ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी भी दे देते हैं क्योंकि ये बहुत अहम है। देखिए, साल भर लद्दाख तक निर्बाध पहुंच मिल जाएगी। भारी बर्फबारी में भी सप्लाई नहीं रुकेगी। सैनिकों की तैनाती पहले से कहीं तेजी से हो पाएगी। टैंक, तोप और जो सैन्य वाहन है वो आसानी से इस रास्ते से पहुंच सकेंगे। चीन सीमा तक लॉजिस्टिक सपोर्ट मजबूत रहेगा। आपात स्थिति में फौज की त्वरित तैनाती संभव हो जाएगी। श्रीनगर लेह मार्ग की रणनीतिक विश्वसनीयता बढ़ेगी और मौसम पर निर्भरता पूरी तरह से कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। सीमा क्षेत्रों में सेना की ऑपरेशनल क्षमता ऐसे में बढ़ जाएगी। गोला बारूद और जरूरी सामान की सप्लाई आसान होगी। उत्तरी सीमाओं पर भारत की सामरिक बढ़त मजबूत होगी। दुश्मन की गतिविधियों पर तेजी से प्रतिक्रिया देना संभव होगा। हम तुरंत तैयार होंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर रणनीतिक लाभ सीधा सीधा मिलेगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको डिटेल में दिखा रहे हैं। सर्दियों के वो 6 महीने जब भारी बर्फबारी के चलते लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट जाता था। चीन और पाकिस्तान की सरहद पर तैनात हमारे जाबाजों के लिए रसद और हथियार पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन जाता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जोजिला टनल के रूप में भारतीय सेना को वो ब्रह्मास्त्र मिल गया है जो न सिर्फ गेम चेंजर है बल्कि दुश्मन के हर मंसूबे को मटियामेट करने की ताकत रखता है। अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी NH-1D सड़क पर सफर करना खतरे से खाली नहीं था। पाकिस्तानी गोलीबारी और घुसपैठ का साया हमेशा मंडराता रहता था। लेकिन 14.15 किलोमीटर लंबी ये जोजिला टनल सेना को एक ऐसा सुरक्षा कवच देती है जिसके अंदर से सेना कारगिल, लेह और सीधे चीन से लगी LAC तक बिना किसी रोक टोक और बेहद सुरक्षित तरीके से पहुंच सकेगी। ये टनल भारतीय सेना की रफ्तार बढ़ाएगी। जोजिला पास को पार करने में जहां पहले 3 घंटे लगते थे, अब ये दूरी महज 15 मिनट में सिमट जाएगी। गलवान घाटी जैसे तनावपूर्ण हालात हो या अचानक पैदा हुई कोई इमरजेंसी, इस ऑल वेदर टनल के जरिए भारतीय सेना भारी टैंक्स, तोपे और रसद मिनटों में फ्रंट लाइन पर तैनात कर सकती है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, चुनौतियों से भरा था। 19 मई 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। शुरुआती लागत करीब 6,800 करोड़ रुपए तय हुई। लक्ष्य 2026 तक निर्माण पूरा करने का था। ILNFS को पहले निर्माण की जिम्मेदारी मिली। आर्थिक संकट के कारण काम बीच में रुक गया। लगभग 2 साल तक परियोजना प्रभावित रही। 2020 में MEIL ने प्रोजेक्ट संभाला। नई टीम ने तेजी से निर्माण कार्य शुरू किया। सुरंग 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में बनी। ऊपर पहाड़ की मोटाई कई जगह 1,000 मीटर तक थी। ड्रिल एंड ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया। NATM तकनीक से सुरक्षित खुदाई की गई। ऑक्सीजन की कमी बड़ी चुनौती थी। तापमान कई बार -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। ऊंचाई पर भारी मशीन चलाना कठिन था। खराब मौसम के बावजूद काम जारी रहा। इतनी चुनौतियों के बाद जाकर टनल तैयार हुआ। अब हर तरीके से लोगों को सुविधा मिलेगी, खासतौर पर भारतीय सेना को, जो अब तक सर्दियों के महीने में टुकड़ियों की तैनाती और रसद आपूर्ति के लिए सेना को पूरी तरह हवाई जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो बेहद खर्चीला और मौसम के मिजाज पर टिका था। लेकिन अब 12 महीने सड़क मार्ग खुला रहने से सरकार और सेना के करोड़ों रुपए बचेंगे, जिसका इस्तेमाल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, ये टनल भारतीय सेना की ताकत को भी बढ़ाएगा, आम लोगों के लिए भी सुविधा लाएगा। यहाँ रुक रहे प्रहार में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।